जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों वेस्ट बंगाल में दो अब बहुत ज्यादा बड़ी ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। एक सबसे पहली कंट्रोवर्सी का नाम है फेक वोटर स्कैम को लेकर, और जो दूसरी जो कंट्रोवर्सी है वो तो और भी ज्यादा सीरियस है। इसमें जजेस का घेराव करके जो मालदा का इंसिडेंट हुआ है वो अपने आप में अब पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग सिचुएशन बन चुकी है। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं दो सबसे बड़े कोर पिलर्स की, एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक है सुप्रीम कोर्ट, जिसने अभी हाल ही में इंटरवेंशन लिया और पूरे मामले को एनआईए पर सौंप दिया। कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो अभी स्थिति चल रही है वो पूरी देश के लिए चिंता की बात हो चुकी है, क्योंकि वैसे ही वेस्ट बंगाल पूरी और सबसे बड़ी एक सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और हमेशा से ग्रसित रहा है वो रेफ्यूजीज के कारण, मतलब ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स के कारण, जिसने वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी को भी चेंज करने का प्रयास किया है, जिसका लाभ वहां के पॉलिटिशियन ने लिया है। अब यहां पर जो मसला क्रिएट हो चुका है वो पूरा चुनावी मसले के रूप में भी आप देख सकते हैं, लेकिन कितना ही बड़ा चुनावी मसला हो, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, देश सबसे पहले आता है। और जिस प्रोसेस के ऊपर सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं, उस प्रोसेस को लेकर अगर कोई जांच करने भी जा रहा है, उसका घेराव भी हो रहा है, उनकी जान पर खतरा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है अब वेस्ट बंगाल में एकदम चरमरा चुका है। वो बात अलग है कि वहां के लोग इतने भी डर चुके होंगे कि वो इसके पर सवाल नहीं उठा रहे होंगे, लेकिन स्टिल ये पूरे भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला देश है, और यहां पर डेमोक्रेसी के ऊपर ही अगर क्वेश्चन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी की प्रोसेस के ऊपर ही क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत चिंता की बात बन जाती है। अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे, आप हेडलाइंस देखेंगे, डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो रहा है तो सुनिएगा ध्यान से, कैन नॉट बी सो हाई दैट Chief Justice cannot have access. Supreme Court slams West Bengal Chief Secretary DGP over मालदा इंसिडेंट। जो मालदा इंसिडेंट में हुआ, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा क्रिटिसिज्म किया है, सवाल किया है वहां के अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम उस देश में रहते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई सरकार असक्षम होती है और अगर उसे हटा दिया जाता है राष्ट्रपति रूल लेकर, तो फिर उसके ऊपर भी यह आलोचना हो सकती है कि यहां पर डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। ऑलरेडी जिस राज्य में डेमोक्रेसी के ऊपर ही सवाल खड़ा पैदा किया जा रहा है, वहां पर यह मसला निकल के आया है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से डायरेक्ट इंटरवेंशन होना बहुत बड़ी बात होती है। घेराव ऑफ जुडिशियल सर्विसेज इज अ चैलेंज टू द सुप्रीम कोर्ट्स अथॉरिटी, ये बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इमेजिन करिए, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स हेस्टेज बनाया जाता है, जान तक खतरा आ चुका था। अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो पत्थर फेंके जाते हैं, लगातार उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। और यह पूरा मामला है मालदा डिस्ट्रिक्ट का, जिनका काम यह था कि जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है उसकी जांच में जाना। अब एसआईआर की अगर बात की जाए तो देखिए, जितने भी राज्यों में एसआईआर की प्रोसेस हुई है, जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वहां पर कई सारे वोटर्स को एक्सक्लूड किया गया है और इसके ऊपर सवाल हमेशा से आया है। पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके ऊपर एलिगेशंस भी लगाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर एक पॉलिटिकल पार्टी से यह भी बोला है कि अगर आपको लगता है कि यह पूरी प्रोसेस बोगस है, फेक है, तो आपके पास भी अधिकार है कि आप डायरेक्ट इस प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करके हमारे खिलाफ सबूत पेश कर सकते हैं। क्योंकि एसआईआर की प्रोसेस में हर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं, जिन्हें बूथ लेवल एजेंट कहा जाता है। मतलब यहां पर जिन लोगों का नाम डिलीट हो रहा है, उसमें वो लोग हैं जिनके नाम या तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, डबल एंट्री हो सकती है, जिनकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम हो सकते हैं, या फिर फेक वोटर्स भी हो सकते हैं। कुल मिला के एसआईआर की जो प्रोसेस है, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्योंकि बहुत साल बाद प्रोसेस कर रहा है, शुरू कर रहा है, तो अपने आप में ये जो आंकड़ा मिल रहा है ये जायज भी हो जाता है, क्योंकि भारत एक गंभीर बीमारी से भी गुजर चुका है जिसका नाम था कोविड, और एसआईआर की प्रोसेस कई दशकों के बाद हो रही है। इमेजिन करिए 20 साल के बाद ये प्रोसेस हो रही है। अब अपने आप में अगर इसके नाम में ही इंटेंसिव रिवीजन है, तो इस प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई लिबरल प्रोसेस तो नहीं होगी। जो प्रक्रिया होगी वो अपने आप में थोड़ी कठिन तो होगी, जिससे सिविलियंस, आम जनता को समझने में कठिनाई जा सकती है। क्योंकि भारत वो देश भी है जहां पर सब किसी को ऐशो आराम और आराम वाली चीजें पसंद है। अगर कोई ये बोल दे कि नहीं, तुम्हारे इस साल का तुम्हें ये सर्टिफिकेट लगना है, वो सर्टिफिकेट लिखना है, तो यहां तो काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स तक नहीं मिलते। तो अपने आप में इसके ऊपर भी एलिगेशंस लगना, सवाल खड़ा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि यहां पर बात आ रही है चुनावी मुद्दों की, चुनाव में एक मुद्दा बनाने की, तो ये पूरी प्रोसेस को आप उससे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हां, अगर 91 लाख डिलीट हो रहे हैं इलेक्टोरल रोल में, तो इस प्रोसेस के ऊपर भी सवाल पैदा किया जा सकता है, खड़ा होगा ही। लेकिन नाम डिलीट होना और जिनके नाम, जो लोग हैं जो वास्तविक में वोटर्स हैं, उनके नाम डिलीट होना, तो उनको भी मौका दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि वो अपने नाम की एंट्री भी करा दे। तो पूरा मैं आपको समझाता हूं मसला क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरवेंशन लिया है, क्या चीज ऐसी थी जिसने इस पूरे इंसिडेंट को ट्रिगर किया है। लेकिन उसके पहले यहां पर हमारा
टेलीग्राम चैनल का दोस्तों क्यूआर कोड दिया है। इन एनी केस अगर आपने अभी भी इसे ज्वाइन नहीं किया है तो यहां पर हमारा क्यूआर कोड दिया है। टेलीग्राम चैनल में जब आप जाएंगे तो आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों से ही रिलेटेड आपको हमारी करंट अफेयर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, जो डेली अपलोड होती है, अपडेट होती है। तो एक बार अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जितने भी वीडियोस है आपको उसकी भी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो यहां आपको समझना होगा कि सबसे पहली बात तो इलेक्टोरल रोल्स की भूमिका क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखिए यहां पर मैंने आपको दो नाम लिए। फिलहाल जो देश में चल रही व्यवस्था उसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इलेक्टोरल रोल इसीलिए जरूरी होता है मेंटेन करना ताकि देश में जो वास्तविक नागरिक है उनसे वोटिंग अधिकार छीना ना जा सके, और जो नए वोटर्स जुड़ रहे हैं उनको वोटिंग राइट मिल जाए। कुल मिला के ये पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की एक सबसे बेहतरीन प्रोसेस होती है। ये डिसाइड करती कि कौन वोट करेगा, और साथ ही साथ जब फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात आ रही है तो फेयर इलेक्शंस में भी मान लीजिए एक ही व्यक्ति के दो जगह नाम है, दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नाम है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रोसेस के माध्यम से उस व्यक्ति को सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने का अधिकार मिलेगा। कुल मिला के फेयर इलेक्शंस कराने के लिए इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करना जरूरी होता है। अब देखिए होता क्या है इलेक्टोरल रोल का रिवीजन, पीरियोडिक अपडेट होता है वोटर लिस्ट का, एडिशन होता है, डिलीशन होता है, करेक्शन होता है, कंडक्टेड जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। लेकिन एक तरीका होता है समराइज करना और दूसरा तरीका होता है इंटेंसिव। देश में जो अभी परंपरा चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसका नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, विशेषकर उनसे पहली बात तो जो भारतीय नागरिक है उनको वोट देने का अधिकार मिल जाए, और दूसरी बात जो न्यू वोटर्स है उनको भी फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से जोड़ लिया जाए। अब न्यू वोटर्स का मतलब यह है कितने प्रकार के न्यू वोटर्स हो सकते हैं। पहला वोटर तो वही होगा जो 18 साल की उम्र पूरा कर चुका होगा, और कई बार न्यू वोटर वो भी होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या फिर जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज होती है। तो चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग, ये सब नए वोटर्स आते हैं और इनको फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से ही वोटिंग राइट दिया जाता है। क्योंकि देखा जाए भारत में वोटिंग राइट एक वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए। और हम किस देश की बात करें, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला देश है, तो यहां पर तो इलेक्शन कमीशन की जायज रूप से जिम्मेदारी बनती है। अब जिस प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं, जो फॉर्म्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर लगातार एलिगेशंस हो रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म नंबर 6 की बात की जाए तो देखिए यहां पर इमेज में फॉर्म नंबर 6 है, क्लियरली यहां पर स्टेट किया गया है कि इंक्लूजन ऑफ नेम इन इलेक्टोरल रोल फॉर फर्स्ट टाइम वोटर, या फिर उनके लिए जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हुई है। तो मतलब फॉर्म नंबर 6 भारतीय नागरिकों को वोट देने के लिए, अधिकार पूर्वक वोट देने के लिए यूज करने के लिए फॉर्म नंबर 6 का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ फॉर्म नंबर 7 का उपयोग तब किया जाता है जब डेड वोटर्स होते हैं, शिफ्टेड वोटर्स होते हैं और डुप्लीकेट एंट्रीज होती है। कुल मिला के ये जो तरीका है फॉर्म नंबर 7 में, यहां पर वोटर के नाम को डिलीट करने के लिए फॉर्म नंबर 7 का यूज किया जाता है। मान लीजिए कि मेरा ही कहीं और मैं शिफ्ट हो गया, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो गई, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरा नाम अपडेट कराऊं। अगर मैं वहां का परमानेंट रेसिडेंट बन चुका हूं तो उसके लिए मैं फॉर्म नंबर 7 का उपयोग करूंगा। मतलब अगर मेरी डुप्लीकेट एंट्री है, और मान लीजिए कि अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चेंज करनी है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करनी, तो मैं फॉर्म नंबर 6 का भी उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं नया वोटर हूं और मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज की, और लेकिन अगर पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा नाम नहीं हटाया गया है, तब की स्थिति में मैं फॉर्म नंबर 7 का उपयोग करूंगा। फॉर्म नंबर 8 की बात की जाए तो यहां पर अगर कोई गलती हो जाती है किसी के नाम में, एड्रेस में, एज में, तो वोटर डिटेल को अपडेट करने के लिए फॉर्म नंबर 8 का उपयोग किया जाता है। और 6, 7, 8 ये सीक्वेंस में है। कुल मिला के ये सिर्फ नागरिकों को अधिकार देने के लिए किया गया है। कुल मिला के नागरिकों भी जिम्मेदारी है कि आपके रिगार्डिंग, आपके एंड में भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपडेट कराएं, डिटेल्स को अपडेट कराएं, ताकि देश में आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो अच्छे तरीके से हो सके। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, आपको 3 रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप डिलीट कर भी रहे हो तो सबसे पहली बात तो आपको केयरफुली डिलीट करना पड़ेगा एनी नेम फ्रॉम द वोटर लिस्ट, ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके लीगल राइट से वंचित नहीं किया जा सके। रूल नंबर 2 में गिव एवरी डिलीटेड वोटर अ रिटर्न रीजन इन राइटिंग, आपको रिटर्न रीजन देना पड़ेगा ताकि वो उस चीज की व्यवस्था कर सके और उसमें सुधार कर सके, फिर भले वो फॉर्म नंबर 8 के माध्यम से हो,
फिर फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से हो। रूल नंबर 3, स्पेशल जजेस विल हियर अपील्स एंड रीस्टोर रियल वोटर्स बिफोर इलेक्शन डे। और यहां पर इन्हीं स्पेशल जजेस की बात हो रही है। मालदा में यही स्पेशल जजेस जो 7 थे गए हुए थे, जिनका घेराव किया गया। क्यों? क्योंकि वो जांच के लिए गए थे और घेराव भी इस तरीके से हुआ कि इनकी जान तक आ गई थी। कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवेंशन लिया तो इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया। और जब यह मामला एनआईए के पास जाता है तो मान लीजिए ये अब हमारी सिक्योरिटी के ऊपर बात आ गई है, पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात आ गई है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। फिलहाल इश्यू आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर लगातार वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और मालदा इंसिडेंट जो हुआ जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट था, इस पूरे इशू को और ज्यादा ट्रिगर कर दिया है। यहां पर इस कारण यही है कि जुडिशरी का इंटरवेंशन हुआ है। जितने भी अगर आप देखोगे तीनों पॉइंट तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो। सबसे पहला कारण है यहां पर गवर्नेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का, डेमोक्रेसी का, और लास्ट में लॉ एंड ऑर्डर जो दिया गया ही है। बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी एलिगेशन लगा रही है कि बीजेपी फ्लड कर रही है बंगाल वोटर्स में आउटसाइडर्स के साथ, मतलब जबरदस्ती आउटसाइडर्स को बुलाया जा रहा है और फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से जबरदस्ती न्यू वोटर्स को एड ऑन कराया जा रहा है। अब देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न क्यों होता है, बहुत बड़ा एलिगेशन क्यों होता है, क्योंकि इससे उसकी जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग है, उसके जो वोट बैंक है, उसके ऊपर खतरा आ जाता है। अगर नए वोटर्स के ऊपर आप बात करते हैं, कोई बोलता है कि नए वोटर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यहां पर सीधा सवाल उठ रहा है पूरी प्रोसेस के ऊपर। मतलब यहां पर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा चार्ज है। देखिए ममता बनर्जी एक्यूजेस बीजेपी एजेंट्स of flooding West Bengal's electoral rolls with fake form number 6 applications, alleging an attempt to include outsiders. She urges the election commission to halt the exercise, uphold democratic rights. अब आप इमेजिन करिए, जब आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फेक वोटर्स है और अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, तो फिर वो भी तो फिर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो फेक ही माना जाएगा अपने आप में। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए। और देखिए एज ऑफ अप्रैल 2026 सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिवली एड्रेसिंग क्रिटिकल इश्यूज इन वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग द एक्सक्लूजन ऑफ 2 मिलियन वोटर्स, अप्रॉक्सीमेट 20 लाख फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स, अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच इन्वॉल्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स इन मालदा, directives on dearness alliance for state employee while emphasizing security, election integrity। ये बहुत बड़ा रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मसले को सुओ मोटो ही ले लिया कि अब मामला मैं ही संभालूंगा। इसलिए जो लीगल सिचुएशन अभी फिलहाल बनी हुई है, लगातार सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में बना हुआ है। पूरा मामला वेस्ट बंगाल में एसआईआर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो यहां पर आपको ये पूरा मसला समझ में आ गया होगा और ये जो कंट्रोवर्सी ट्रिगर हुई है ये भी समझ में आ गया होगा। बस यहां पर एक चीज ध्यान में रखेगा, एक और इंसिडेंट जो आपको मैं बताना चाहूंगा। लगभग एक हफ्ते पहले यह भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि हजारों फॉर्म नंबर 6 एप्लीकेशंस को सबमिट किया गया, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। देखिए यूजुअली क्या होता है, हर एक बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं, देखिए फिलहाल जब अपन बात करते हैं बूथ लेवल एजेंट की, तो ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रकार से कार्यकर्ता ही होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी रियल वोटर एक्सक्लूड ना हो, और अगर हो भी गया है तो इसे इंक्लूड कराने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं करे। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है भारतीय नागरिक का, वो जरूरी हो जाता है। लेकिन यहां पर भी आपको मसला समझ में आ गया, इनकी भी एक लिमिट होती है कि पूरे एक दिन में सिर्फ 50 फॉर्म ही ये सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यहां है कि मात्र 6 से 7 घंटे की ड्यूरेशन में 30,000 फॉर्म सबमिट हुए हैं पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल के एक पर्टिकुलर रीजन में। जो आप पूरी प्रोसेस पर ही सवाल कर देते हैं कि ऐसे कैसे इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में 30,000 नए वोटर्स को एड ऑन किया गया। अब यहां पर अगर नए वोटर्स किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर एड ऑन हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता वाली बात हो जाती है। लेकिन ये नए वोटर्स आए कहां से, इनको कैसे फॉर्म नंबर 6 से दिया गया और कैसे इनका नाम एड ऑन हो गया, तो ये पूरी ही प्रोसेस पर सवाल खड़ा करता है। और यहां पर इसलिए एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। वेस्ट बंगाल एसआईआर हियरिंग अपडेट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स नाउ एनआईए टू टेक ओवर इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेशन जो फिलहाल मालदा में चला, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को घेराव कर कर रखा गया। तो मतलब समझ जाइए ये जो पूरा मसला है ना, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है, जो कि एसआईआर से रिलेटेड है। और डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में हर एक जुडिशियल ऑफिसर्स का काम यही था कि वो 12 से 18 ऑब्जेक्शंस को हर एक घंटे में एंटरटेन करे।
लेकिन आप उन्हें काम ही नहीं करने देंगे, तो यहां पर तो आप क्या कर रहे हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोसेस पर हॉल्ट कर रहे हैं, रुकाव पैदा कर रहे हो, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो तैयारी करके रखी है, जो सिस्टम उसने जनरेट करके रखा है, आप उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शंस, उसको भी और उसकी भी प्रोसेस पर ऑब्स्टेकल्स कर रहे हैं। तो अपने आप में यहां पर जो वेस्ट बंगाल की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो पूरा चरमरा सा गया है, दो कोर पिलर्स को वो काम करने नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले टाइम में यहां पर स्थिति गर्मा सकती है। यह मैटर क्यों करता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इलेक्शन से डिपेंड करते हैं एक्यूरेट वोटर लिस्ट पर। अगर वोटर लिस्ट एक्यूरेट नहीं होगी तो आप नहीं बोल सकते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि ये इफेक्ट करता है डेमोक्रेसी पर, रिप्रेजेंटेशन पर, और सबसे बड़ी बात है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के ऊपर। यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए हर एक देश में ऐसी परंपरा है। यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में वोटर आईडी और रजिस्ट्रेशन को फ्रीक्वेंसी प्रॉपर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चेक किया जाता है। यूके में पीरियोडिक वेरिफिकेशन होता है, फिर भले वो 5 साल का और 10 साल का। हमारे भारत में भी बीएलओ के माध्यम से वेरिफिकेशन सिस्टम है। बीएलओ मींस बूथ लेवल ऑफिसर्स, और इनकी सहायता करते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्हें बीएलए के नाम से जाना जाता है, बूथ लेवल एजेंट्स। तो अपने आप में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत में ही यह व्यवस्था हो रही है। यहां पर बस आपको एक कंपैरिजन में बताना चाहूंगा कि नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन से जेन्युइन फिजिकल चेक और एक्यूरेट रोल ये आउटकम होता है, लेकिन एलिगेशंस जो लगाए गए हैं, जो बताया जा रहा है, उसमें फेक एंट्रीज बताई जा रही है, लैब से सस्पेक्ट हो रहे हैं, और कारण यही है कि जो इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है उसके ऊपर एरर हो रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए पूरा ही स्टेट ऑफिशियल्स को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनका काम था, तो यहां पर उन्हीं को क्रिटिसाइज कर दिया है और बोला है कि जुडिशियल एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। और अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च संस्था है, अगर उसे भी कार्य करने नहीं दिया जाएगा तो अपने आप में वो तो इंटरवेंशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट दैट इज व्हाई आस्क बंगाल टॉप ब्यूरोक्रेट्स टू अपोलोजाइज फॉर सीज ऑफ एसआईआर ऑफिसर्स इन द मालदा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि मोटे मोटे तौर पर हम दो बहुत बड़े मुद्दों की बात करें। और देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप भारत के नागरिक हो और आपका नाम काट दिया गया हो। नाम उन्हीं का काटा जाएगा जो भारतीय नागरिक नहीं होगा और जिसके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। आप देखिए दोनों तरीके से आप जोड़ सकते हैं। हर एक भारतीय नागरिक के पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें वो अपनी नागरिकता सिद्ध कर पाए, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो फिर इसका मुद्दा बनाना भी गलत हो जाता है, क्योंकि देश में कुछ ऐसी राजनीतिक दल भी है जो उन नागरिकों को अपने वोट बैंक के लिए यूज करती है, जो पूरे देश की एक इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए सरकार भी व्यवस्था करके रखी, इलेक्शन कमीशन खुद व्यवस्था करके रखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप 1950 पर कॉल कर सकते हैं। आपका पास जो पुराना एपिक नंबर है, जो आपका इलेक्टोरल पोल जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, एपिक कार्ड होता है जिसमें आपकी वोटर आईडी कार्ड होता है, उसको 1950 पर भेज सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर वेबसाइट की भी लिंक दी गई है, तो व्यवस्था पूरी की गई है आपके लिए भी। अगर आप जागरूक है तो आप स्वयं से भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं, आप वेट नहीं करेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एक भारतीय नागरिक होने के नाते। इसलिए कारण यही है कि इस पूरी अब वेरिफिकेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का समय आ चुका है, क्योंकि भारत की अगर कुछ राज्यों की बात की जाए, वेस्ट बंगाल की ही बात करें तो वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करते हैं। और बांग्लादेश हमारे लिए पहले भी था, अभी भी अगर बात की जाए तो जब अपन इलीगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो पूरे भारत के लिए खतरा है। तो ऐसे राज्य जो पड़ोसी देश को छू रहे हैं, वहां पर इस प्रोसेस को लगातार करवाना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सरकार अब डिजिटल ऑथेंटिकेशन की तरफ भी जा रही है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। कुल मिला के हमारे भारत की अगर डेमोक्रेसी की फाउंडेशन की बात की जाए तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही है। इलेक्टोरल रोल्स को मेंटेन करना उनकी जवाबदेही है। एक्यूरेसी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो बना रहे। लोगों का, जनता का विश्वास जब तक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर बना रहेगा तब तक हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी पर विश्वास बना रहेगा, सरकार पर विश्वास बना रहेगा। इसे अगर वोट बैंक के लिए छेड़ा जाए तो फिर सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज उस पर निशाना लगाती है जिस पर सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरा होता है। कहने का मतलब यह है कि जब एक ही झूठ को 10 बार बोला जाता है तो वो भी जनता को कई बार सच लगने लगता है। लेकिन आपको तय करना होगा कि देश के हित के लिए क्या चीज जरूरी है और क्या चीज नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं सरकार यहां पर सारी चीज की कर चुकी है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है और आपकी नजर में वेस्ट बंगाल किस तरीके का राज्य अब बन चुका है। जय हिंद एवं वंदे मातरम।